Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वक्फ की मनमानियों पे रोकथाम लग चुके हैं। जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उसको कर दिखाया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और आज की डेट में राज्यसभा और लोकसभा की मुहर लग चुकी है उस पे। बस राष्ट्रपति का मुहर लगना बाकी है जो कभी भी लग जाएगा और देश के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और इसी से रिलेटेड हम एक वीडियो देखेंगे जो वक्फ की तरह से कहा जाता था कि जिस उंगली पे जिस जमीन पे उंगली रख दी वो जमीन हमारी, ये अब इतिहास में एक किस्सा बन करके रह जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हम एक वीडियो देखेंगे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के थ्रू और वो अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी मानी हस्ती से। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। तो शोएब भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि जब उनको ये वक्फ बोर्ड के बारे में पता चला कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है और उन्होंने इंडियन मीडिया को रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उनका कहना है कि उनको देखकर हैरानी हुई कि यहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ये जुल्म हो रहे हैं, ऐसे बुरी तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरीके से दबाया जा रहा है मुस्लिम को। तो उनका कहना है कि मैं देख के हैरान रह गया कि इंडिया की जो टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इंडियन मिलिट्री आते हैं, इंडियन आर्मी आते हैं और रेलवे, इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें। नाजिया जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से बात करेंगे। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया पे खासतौर पे देख रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग्स आने वाली हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। और उसमें मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, मैं देख के हैरान रह गया। वो लोग जो ये कहते हैं कि जुल्म 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 तशद्दुद और बड़ा इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, मैं एक दफा देख के हैरान रहा। और देखने वाले मेरी इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो रिसर्च की या जो मैंने देखा ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो इंडिया के टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आप बात कर लें अगर इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, उसके बाद आई थिंक रेलवे की, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी। ऐसा है शोएब कि हमारे भारत देश में ना जितने भी मौलाना मौलवी टाइप या पीर बाबा टाइप के लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह रखा था। उनको उनके हक के बारे में बताया ही नहीं था, उनको लड़ना सिखाया ही नहीं था, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया ही नहीं था। मैंने आईना दिखा दिया मुसलमान नौजवानों को कि तुम्हारा ये हक है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरी बेटियों को तुम आईएएस आईपीएस बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रोड पर खड़ी रहूंगी। तुम देश के प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरे मुसलमान बेटे को तुम आप आर्मी ऑफिसर बनाइए, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए मैं तुम लोगों के साथ खड़े रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये एहसास हो रहा है कि नाजिया यही चाहती है कि मेरे देश के मुसलमान शिक्षित हो जाए और वो अपने हक के लिए आवाज खुद उठाए, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही, और इवन कुछ लोगों को ये अगर मिसकंसेप्शन जाती थी या कुछ आपकी वीडियो से, आपकी बातों से ऐसा लगता था कि ये टारगेट किया जा रहा है, अब शायद उन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। देखिए, मुसलमान बलात्कार करेगा तो मैं बोलूँ, हाँ, जो मुसलमान बम में वो तो बारूद किसी भी मारेगा तो मैं कम्युनिटी से बोलूँ, करेगा तो आप बोलेंगी ना, आप ऐसा तो नहीं। किसी भी कम्युनिटी ये से चीज करेगा। अब हमारे पश्चिम बंगाल में एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप हुआ है जिसमें हिंदू भी शामिल है, और मैं हाँ, तुमको बता रही हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं लेकिन मैं ठीक। तुमको बता रही हूँ। तो फिर ये जो शोएब भाई साहब हैं उन्होंने नाजिया इलाही जी से कहा कि आप प्लीज थोड़ा वक्फ बोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि जिनको वक्फ बोर्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो आप भी देखिए, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई है जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा नादिया जी एक्सप्लेन करिएगा, पहले मेरे लिए भी और देखने वालों के लिए भी, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ सवालात हैं वो मैं आपसे करूंगा वक्फ बोर्ड को लेके। तो शायद सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वक्फ बोर्ड
1931 में ब्रिटिश के हाथों फॉर्म किया हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ब्रिटिश का और जिन्ना का शरिया लॉ, वक्फ बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज तक लेकर चल रहे हैं क्योंकि इससे उनका फायदा बहुत हो रहा है। तो ब्रिटिश ने 1931 में वक्फ बोर्ड को फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था, और 1954 में नेहरू जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को एक कमिटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, लेकिन इरादा बहुत अच्छा था, सोशल अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर करने का इरादा था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के ऊपर काम हो, उनके उनके फलाह और बहबूद के ऊपर काम हो, उनकी तरक्की के लिए काम हो, उनको और बेहतर बनाने के लिए काम हो, मुसलमानों को ग्रूम करने के लिए काम हो, बहुत सारी स्कूलें खुल जाए, बहुत सारे मदरसे खुल जाए, बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह खुल जाए। इसके लिए वक्फ बोर्ड को बहुत सारे प्रावधान और बहुत खुली छूट दी गई। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा भी हुआ और देश आजाद भी हुआ, तो भारत से जाने वाले जो पाकिस्तान को उन्होंने चूज किया और वो चले गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया, क्योंकि नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड बना दिया था, तो इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति अपनी वक्फ बोर्ड को दी ताकि भारत में रहने वाले मुसलमानों को किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन पाकिस्तान के एरिया में जो हिंदू रहते थे और उन्होंने जब भारत को चूज किया, तो उन हिंदुओं की संपत्ति को पाकिस्तान के सरकार ने कब्जा कर लिया और वहां के हिंदुओं के मदद के लिए उस संपत्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखा, और ऐसी कोई बोर्ड नहीं बनाई जो उनको बनाकर देनी चाहिए थी हिंदुओं को। फिर शोएब भाई साहब ने कहा, क्योंकि आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि 1947 के पहले इंडिया में वक्फ बोर्ड थे मुस्लिम्स के लिए, और 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई फाउंडेशन था ही नहीं जो हिंदुओं के लिए, ये हिंदू कम्युनिटी के लिए ये कहता कि ये हम इनके हवाले करते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना था कि यहाँ से जो हिंदू इंडिया जा रहे हैं और इंडिया से जो मुस्लिम पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये जो इंडियन हिंदुओं की जो प्लेस थी वो हम पाकिस्तान में जो मुस्लिम आ रहे हैं इंडिया से उनको दे देंगे। मतलब इस तरीके से ना हम उसको एडजस्ट करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे, आप जो मान लीजिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपने जैसे खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि हिंदुस्तान में यानी 1947 से पहले ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मौजूद था, लेकिन जब 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए तो यहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी फाउंडेशन मौजूद नहीं थी कि भाई जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ये कह जाती कि ये हम इनके हवाले करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता चलूं, या बताता चलूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा कि भाई यहाँ से हिंदू कम्युनिटी जा रही है, ये यहाँ से जाएगी और वहां से जो मुसलमान आएंगे उनके हिस्से की जगह हम इन्हें दे देंगे, यानी कि हम इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे। जबकि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी थी सिंध के इलाके की, अगर बात करें, बहुत से ऐसे मैंने सुना है, मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़ा रकबा था जो कि हिंदू कम्युनिटी का था, लेकिन वो फिर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये सारी चीजें, नादिया जी, लेकिन इंडिया में इसके बरक्स हुआ, इसके उल्ट हुआ। नहीं, आपके सिंध के पास और आपके बलोच के पास जितनी भी कैंटोनमेंट आर्मीज की जमीन है ना, वो हमारे हिंदुओं की जमीन है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट पाकिस्तान में जिस जमीन पर हो रहा था, वो जमीन को बर्बाद जो कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, क्योंकि अब वहां तो ना फसल होता है ना कुछ भी होता है, वो भी हमारे हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीन थी। इतिहास के पन्नों को खोलना मुझे बहुत पसंद है और मैं इतिहास के पन्नों को बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ। अब आपने एक बात कही कि रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड आता है, नहीं, ये गलत है। रेलवे के बाद, अच्छा। रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आर्मी की प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मी की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए,
शक्ल कंफ्यूजन वाला मत मुझे बनाइए समझ शोएब। नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू, जो मुझे तो केसेस से नहीं मतलब हाँ, समझ आता है। क्योंकि क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट की किताब है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, द वक्फ एक्ट, 1995। है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी बिल्कुल क्या, नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड बना है इसमें संशोधन पहले भी हुए हैं, इम्प्लीमेंट, ये कोई नया नहीं होता है, पहले भी हो चुके हैं। नेहरू जी के जमाने में हुआ, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ, फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 में हुआ। और 2013 में उनको इतने बड़े बड़े प्रावधान दे दिए गए उनके वोट को, मुसलमानों के वोट को आकर्षित करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए था। अब देखिए इसी वक्फ बोर्ड एक्ट, इसी किताब से मैं पढ़ रही हूं, चैप्टर 3 है और सेक्शन नंबर 12 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए आवाज उठाई गई है तो ये पावर है, कानून के मुताबिक है, पावर है कानून के, और वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से वो संशोधन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट कर दिया है या ठीक कोई ठीक अलग से ठीक। कानून लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि झगड़ा और मसला यहाँ पर खड़ा होता है कि वक्फ बोर्ड ने अपना जो ये एक्ट बनाया है, अपनी जो ये किताब बनाई है, इस किताब में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खतरे से खाली नहीं है, जिससे दिल धड़कने उठेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड अगर मेरी संपत्ति को आता है और कहता है कि नाजिया इलाही खान, ये आपकी संपत्ति हमें पता चली है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये आपका नोटिस है, आपको 3 महीने में ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट, देश के, भारत देश के कोर्ट में नहीं जा सकती। अच्छा। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। तो जज भी उनका, जजमेंट भी उनका, ट्रिब्यूनल भी उनका, कोर्ट भी उनका, वकील भी उनका, और इस तरह से उन्होंने हजारों लाखों संपत्तियां लोगों की हड़प करके रख ली। अब कुछ मिसालें मैं आपको दे देना चाहती हूँ जो आपको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं बोल रही। तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक किसान था, 2021 की घटना है, तमिलनाडु का एक किसान था जिसने, जो अपने खेत को बेचना चाहता था
और वो बेचारा रजिस्ट्रार के पास गया और उसने कहा कि मुझे खेत बेचना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। बाद में पता चला कि उसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने ले लिया है। ठीक है, उसे तो खुद उन्होंने नहीं कहा पता था। कि हाँ ये मेरा है। हाँ। ठीक है। अब फिर मैं तमिलनाडु की ही बात बता रही हूँ। तमिलनाडु का एक गांव है, उसमें वो उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है। वो यहाँ तक के 1500 साल की पुरानी पुरानी एक मंदिर है, उस मंदिर को भी कह डाला कि अरे ये तो पहले मस्जिद थी, हमारे बाबर साहब और अकबर अकबर मुगलों ने इसको इसको मस्जिद बनाया था, आप लोगों ने मंदिर बना दिया। भाई इसका पूरा पेपर है हमारे पास, ये 1500 साल पुरानी मंदिर है, नहीं ये पूरा मेरा है। अब मैं आपको, चलिए ये तो हिंदुओं की बात हो गई, लोग सोचेंगे कि मैं हिंदुओं की सिफारिश कर रही हूँ। हाँ। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। अब आप सोचिए, मुसलमानों की जमीन भी हड़प की है। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, अख्तर अली नाम के आदमी की कई एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की, और उसके बाद फिर अपने ट्रिब्यूनल से, अपने ही कोर्ट से, अपने ही जज से, अपने ही जजमेंट से कह दिया अख्तर अली अब तुम यहां से निकल जाओ, ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अख्तर अली 11 साल इंतजार करने के बाद न्यायपालिका पहुंचा और कहा, उसने चैलेंज किया वक्फ बोर्ड को, मुसलमान होने के बावजूद, कि ये वक्फ बोर्ड ये हड़प करने के लिए बैठा है, ये लैंड माफिया है, ये जिहाद चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चला रहा है। फिरोज खान वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, फिरोज खान साहब की जमीन, इन्होंने 4 साल लड़ाई लड़ी। ठीक है। अब इसके बाद आती है अनीस आयशा। मैं सबके जजमेंट को लेकर के बैठी, ये मैं कोर्ट नाजिया के जी, जजमेंट को। फिर शोएब भाई साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन था नाजिया जी से कि इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही वक्फ बोर्ड है या फिर हर एक स्टेट का अपना अलग अलग वक्फ बोर्ड है? तो प्लीज आप इसका आंसर सुनिए इनसे। ये वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया में का एक मतलब वो बोर्ड है, या हर एक स्टेट का अपना अपना अलहदा से वक्फ बोर्ड होता है? ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट, किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट, तो वक्फ बोर्ड भी फिर उस हिसाब से, या पूरे इंडिया का एक वक्फ बोर्ड है, फिर आगे उसने अपने ऑफिस या जो भी एक। पूरे इंडिया का एक वक्फ बोर्ड है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बना करके रखी हैं हम्म। 28 राज्यों में। ऐसे ये कहते हैं, चिल्लाते हैं कि हम मुसलमान 20 करोड़ की आबादी में, पर शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ हिंदुओं की जमीन या आर्मी की जमीन या रेलवे की जमीन नहीं हड़प की है, इन्होंने मुसलमानों की भी जमीन हड़प की है। और खास करके वक्फ बोर्ड की नजर मुसलमान बेटियों की जमीन पर सबसे ज्यादा होता है। जैसे ए अनीस आयशा, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ए हसना, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। निजहत यास्मीन, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसके बाद फिर अनीस फातिमा बेगम, इन्होंने पश्चिम बंगाल कोलकाता में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसके बाद फिर सलमान खान, ये हैं आपके तमिलनाडु के, इन्होंने बहुत बड़ी, 2023 में इनको जजमेंट मिला है इनके फैसले पर, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। शहनाज परवीन वर्सेस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, इन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि इनकी जमीन को हड़प कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड की कुरीतियां अभी आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी। वक्फ बोर्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, वहां पर जो मुसलमान वकील होते थे वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। अचानक से एक दिन सबने देखा कि वक्फ बोर्ड ने हरा हरा बोर्ड लगा दिया और कहा कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हम्म। अब सारे जो बाकी के वकील थे वो खड़े हो गए, कहे कि हमें आपत्ति नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर खुतबा कर रहे हैं, आप यहाँ पर जमात खड़ी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और बरसों से यहाँ पर था, आप करें, लेकिन आप इसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति बोल करके कोर्ट के अंदर की जमीन को आप हड़प नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि अब वक्फ बोर्ड जो है उनको आंखें दिखाने लगा। आंखें दिखाने लगा तो वकील भी भाई वकीलों से आंखें दिखाकर और उंगली उठा करके बात कभी नहीं किसी को करना चाहिए। अब उन्होंने एक याचिका दायर कर दी, और याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भैया अब तुम ये मस्जिद ही हटाओ। अब वक्फ बोर्ड वाले अकड़ गए, बोले नहीं, हम तो, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो हटाएंगे ही नहीं, हमारे तो मुगलों ने छोड़ करके गए हैं ये जमीन। ये मामला चला गया सर्वोच्च न्यायपालिका, मतलब भारत के सबसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इंटरवीन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा हटा लो मस्जिद, इज्जत से हटा लो, क्योंकि अब तुमने गलत कर दिया। तब जा करके वक्फ बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट की याचिका डाली और कहा
कि ऑल्टरनेट में हमको कोई जगह दे दीजिए मस्जिद बनाने के लिए। तो ये तरीका होता है वक्फ बोर्ड वालों का वक्फ की जमीन को हड़पने का। और इसको चलाने वाले मात्र 200 लोग हैं पूरे भारत में, मात्र 200 लोग। ठीक हो गए, तो वो फिर कितने 2017 में, हम्म 2017 में, अच्छा ये चीजें क्वेश्चन मार्क और डाउटफुल कब हुई? 2017 में ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बैठे हुए हैं और चेयर पर जो सब कोई बैठे हुए हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। आपस में लड़ाई कैसे हुई कि कुछ मुतवल्ली, आप तो समझ रहे हैं जी मुतवल्ली, लेकिन बिल्कुल भारत ऐसे के ही व्यूअर्स मस्जिद को का जो समझाने रिकॉर्ड जी के लिए, मुतवल्ली मतलब मैनेजर, मैं उसने क्या किया था कि मुतवल्ली मैनेजर ने कुछ संपत्तियों को बेच डाला अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए। कुछ मुतवल्लियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घर बना करके अपनी बेटी को जहेज में दिया। कुछ मुतवल्लियों ने उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अपने बेटे को विदेश भेजा पढ़ाई करवाने के लिए। तो आपस में लड़ाई हुई, और आपस में जब लड़ाई हुई तो ये बात चर्चाएं आम पर आई कि जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि वो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा, वो वक्फ बोर्ड में 200 लोग अपनी हुक्मरानी रख करके और अपने आप को शहंशाह समझ करके अपनी पर्सनल अय्याशी और अपनी पर्सनल लैविश लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक के शोएब, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। अब आती है बात वक्फ बोर्ड की कि अगर वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बना था, अगर वक्फ बोर्ड ने सोशल वेलफेयर के लिए काम किया होता, तो क्या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के मुसलमान दलित से पीछे होते शिक्षा में? नहीं हो। मुसलमान आज खुद ही मुसलमान चिल्लाता है ना, मुझसे बातचीत करने से पहले आप लोग क्या सुनते थे कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनको खाने को नहीं है, उनको पहनने को नहीं है, उनको रहने को नहीं है। तो आप इसी मुसलमान के पास जब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, 200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आ रहा है, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, तो फिर मुसलमान नंगा भूखा क्यों है? तो फिर मुसलमान जाहिल क्यों है? अब उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, ये भी सुनिए गौर से। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8,436 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर में है, जिसमें 605 दरगाह, मजार और मकबरा बना हुआ है, ईदगाह 18 बना हुआ है, कब्रिस्तान 884 बना हुआ है, मदरसा 83 बना हुआ है, मस्जिद 580 बना हुआ है, स्कूल 0, स्कूल एक भी नहीं। अच्छा, ये मैं पूरे डेटा लेकर के बैठी। ठीक है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यार एक तो ऐसे ही बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन जो लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दिया करो, कमेंट करो और एटलीस्ट शेयर तो कर ही दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को। गाइस टेक केयर।